नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी जो परीक्षा होने वाली है एसएससी जीडी की और यूपीएसआई की काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। तो इसी परीक्षा को देखते हुए हम डेली बेसिस पर बहुत सारे वीडियो आप तक पहुंचाते हैं, जैसे जीएस के वीडियोज हो गए, जीके के वीडियो हो गए, करंट अफेयर्स के वीडियो हो गए, तथा हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी अब हमने स्टार्ट कर दिया है। तो डेली बेसिस पर आपको 3 से 4 वीडियो मिल रहे हैं। आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को आप बिल्कुल ध्यान से देखा करिए। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही इन वीडियो को बनाया जा रहा है। सिंपली आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट जो हमने बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो आज से हम पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? तो आज से हम पढ़ेंगे यहाँ पे भारत का संविधान। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके एग्जाम के लिए, यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसएससी जीडी के अलावा लेखपाल की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह भारत के संविधान का वीडियो। इसके माध्यम से हम 3 से 4 वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, तथा इन 3 से 4 वीडियो के माध्यम से पूरा जो भारत संविधान का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है उनको हम कवर करेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? पहला प्रश्न जो आपका है यह यूपी पीसीएस की जो परीक्षा हुई है 2021 की, इसमें पूछा गया था यह प्रश्न। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है उसको कौन हटा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात भारत का राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति तो करता है राज्यपाल। राज्य का जो राज्यपाल होता है उनके द्वारा राज्य के जो लोक सेवा आयोग होता है उसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, परंतु हटाने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? आपको बताना है। तो भारत की जो संविधान सभा थी यह किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही के अनुसार ही जो है आपकी जो संविधान सभा थी उसको गठित किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। इसकी डेट आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जो कैबिनेट मिशन था भारत कब आया था? तो मार्च 1946 में। मार्च 1946 में जो कैबिनेट मिशन था यह भारत आया हुआ था। तथा इसके सदस्य कौन कौन से थे? तो 3 इंपॉर्टेंट इसके सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। कौन कौन से? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 इंपॉर्टेंट सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। तथा यह जो कैबिनेट मिशन था यह मार्च 1946 में भारत आया था, तथा यह हमारे संविधान सभा का आधार बना था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वाद वह कौन सा था जिसमें यह बताया गया था कि जो हमारी उद्देशिका है यह संविधान का भाग है? तो इस वाद का नाम था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके जो संविधान सभा के सदस्य थे इनको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। प्रांतों की जो विधानसभाएं थी इन्हीं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है। आप इसे ध्यान दीजिएगा, प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पे जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए किसने सिफारिश की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर ही, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर ही जो मूल कर्तव्य थे वे भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए थे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। जो हमारे मूल कर्तव्य थे इनको स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसाओं के आधार पर ही भारतीय संविधान में जगह दी गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये हमारे संविधान का जो भाग 4 क है इसके अंतर्गत रखे गए हैं।
तथा आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल मिलेगा आपको 51A, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इनके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 का, इसी के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जगह दी गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, संविधान सभा की स्थापना किस दिन की गई थी, आपको बताना है। तो संविधान सभा की जो स्थापना थी की गई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। ये डेट आपको याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो है स्थापना की गई थी। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था, आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG का जो पद है हमारे संविधान के द्वारा सृजित किया गया, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है। आप ध्यान दीजिएगा, संविधान के द्वारा जो है नियंत्रक एवं महालेखा के परीक्षक के पद का पद जो है सृजित किया गया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल जो है 148 का जो संबंध है यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से है। तो अनुच्छेद 148 जो है किससे संबंधित है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसे भी आप याद रखिएगा तथा यह पद संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, और संविधान सभा के अस्थायी सदस्य को अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भारतीय संसद जो है निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनी है, आपको बताना है। तो हमारी जो संसद है यह लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो हमारी जो संसद है यह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, BN राव, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था यह नियुक्त किया गया था BN राव को, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं जो BR अम्बेडकर हैं इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून कब बना सकती है, आपको बताना है। तो हमारी जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, यह राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून कब बना सकती है, जब राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर देती है तो उस परिस्थिति में, उस स्थिति में जो संसद है वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव था किसने प्रस्तुत किया था, आपको बताना है। तो संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव था किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वह प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और धर्म विधेयक को जो है कहाँ पर पुनः स्थापित किया जा सकता है, आपको बताना है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा लोकसभा में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, लोकसभा में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब होता है भारत में वंशानुगत शासक नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में वंशानुगत शासक नहीं होता है। शासक की जो नियुक्ति होती है वह चुनाव के माध्यम से की जाती है, जनता जो है शासक को चुनती है। तो यही सिंपल सा मतलब होता है गणतंत्र का। गणतंत्र में जो शासक होता है वह जो होता है जनता के द्वारा चुना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तो आप इसे ऑप्शन सी मार्क कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है।
भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, आपको बताना है। तो कम से कम न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 5 होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की जो संख्या है कम से कम 5 होनी चाहिए। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है बिल्कुल सही, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है, आपको बताना है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसको उसकी आत्मा कहा गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 है, फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल 32 है, जो आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, इसी को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना थी यह सरकारिया आयोग के रिकमेंडेशन पर की गई थी। तो ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, सरकारिया आयोग के सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। कब, तो 1990 में। कब, तो 1990 में भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है अंतर्राज्यीय परिषद से, तो आर्टिकल 263 जो है इसी से संबंधित है, अंतर्राज्यीय परिषद से। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसका जो गठन है सरकारिया आयोग के आधार पर किया गया था। एक चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपका सरकारिया आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे राजेंद्र सिंह सरकारिया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की जो आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, आपको बताना है। तो यह संविधान संशोधन अधिनियम था आपका 61वां, जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था। इसी के तहत जो है मतदान की जो आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 101वां जो आपका संविधान संशोधन अधिनियम था जो 2015 में पारित हुआ था, यह आपका किससे संबंधित है, तो जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। एक तरफ आपको कुछ प्रावधान दिए गए हैं और एक तरफ उनका स्रोत दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्या दिया गया यहाँ पे, पहला हमारा दिया गया है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार को हमने किस देश से लिया है, तो मौलिक अधिकार को हमने लिया है यूएसए से यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो बिल्कुल आपका सही दिया गया है पहला। उसके बाद डीपीएसपी यानी कि हमारे राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इनको हमने किस देश से लिया है, तो आयरलैंड से लिया है, यह भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं इनको हमने कहाँ से लिया है, तो केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां इनको हमने ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया है, यहाँ पे गलत दिया गया, यहाँ पे कनाडा होना चाहिए था। तो ऑप्शन आपका सी गलत दिया गया था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, आपका कनाडा हो जाएगा। कनाडा से हमने केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों को लिया है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा आपातकालीन जो शक्तियां हैं इनको हमने जर्मनी से लिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका चारों सुमेलित हो गया है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति जो है किसकी समीक्षा करती है, आपको बताना है। तो जो लोक लेखा समिति होती है, तो जो आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है यानी कि जो लोक लेखा समिति होती है, यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो लोक लेखा समिति है यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से आपके 15 जो सदस्य होते हैं, 15 सदस्य आपकी लोकसभा से होते हैं और इसमें से बाकी के जो 7 सदस्य होते हैं वे आपके राज्यसभा से होते हैं। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, 15 सदस्य लोकसभा से और आपके 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। टोटल 22 सदस्य होते हैं आपके लोक लेखा समिति में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसका कार्य क्या है,
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहली बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक राइट आंसर इसका हो जाएगा। जो धन विधेयक है यह पहली बार राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है। जो धन विधेयक होता है वह केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भारतीय संसद की कार्यवाही का जो शून्यकाल होता है उसका मतलब क्या होता है? तो सिंपल सा इसका मतलब होता है 12 बजे के बाद, यानी कि जब भारतीय संसद की जो कार्यवाही होती है वो 11 बजे से प्रारंभ होती है। तो आपका 11 से लेकर 12 बजे तक का जो समय होता है वो क्वेश्चन आवर का होता है, यानी कि प्रश्नकाल का होता है। उसके बाद 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का आपका जो समय होता है वह आपका 0 आवर होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 12 से 1 बजे तक का समय। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? आपको बताना है। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर केसी नियोगी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, डॉक्टर केसी नियोगी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और एक तरफ यहाँ पे आपको कुछ कथन दिया गया, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है, मतलब कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन क्या है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कथन क्या दिया गया है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हमारी थी वीएस रामा देवी। तो यह भी कथन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों कथन आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि दोनों कथन आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं। हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, और हमारी पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी वीएस रामा देवी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? यानी कि आकस्मिकता निधि से संबंधित जो आर्टिकल है आपको बताना है कौन सा है। तो आप याद देखिएगा आर्टिकल 267, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही, जो अनुच्छेद आपका 267 है या आकस्मिकता निधि से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं भारत की संचित निधि से संबंधित आर्टिकल आपका 266, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक तरफ आपको विषय दिए गए हैं और एक तरफ उनकी अनुसूची दी गई है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत दिया गया है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 आपका बिल्कुल सही दिया गया है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण जो है यह अनुच्छेद आपके 50 में है, तो पहला आपका बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद आपका क्या है, दूसरा सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, यहाँ पे अनुच्छेद आपका 43A दिया गया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे 43A नहीं होना चाहिए था, 43 जो है आपका बी होना चाहिए था, 43B यहाँ पे होना चाहिए था। उसके बाद ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है, बिल्कुल सही है। उसके बाद समान नागरिक संहिता ये आपका आर्टिकल 44 में आपका बिल्कुल सही दिया गया है। तो इस प्रकार से जो सेकेंड वाला था आपका सुमेलित नहीं था, यहाँ पे आर्टिकल 43A नहीं 43B होना चाहिए था। तथा आपके सामने जो ये चारों आर्टिकल दिए गए हैं ये आपके DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ प्रमुख पदाधिकारी दिए गए हैं, उनकी न्यूनतम आयु दी गई है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की जो न्यूनतम आयु सीमा है वह होती है आपकी 25 वर्ष। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 25 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा होती है लोकसभा के अध्यक्ष की। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी भी न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष ही है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है, राज्यपाल की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो यहाँ पे राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु सीमा है वह दी गई है 30 वर्ष, जो कि गलत है। यहाँ पे 35 वर्ष होना चाहिए था। राज्यपाल की और राष्ट्रपति की दोनों जो न्यूनतम आयु सीमा होती है वो होती है आपकी 35 वर्ष। इस कौन कौन सी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 35 वर्ष। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री की जो न्यूनतम आयु सीमा है आपकी कितनी है? 25 वर्ष, यह भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद विधान परिषद सदस्यों की जो न्यूनतम आयु सीमा है वह दी गई है 30 वर्ष, यह भी आपका बिल्कुल सही दिया गया। तो इस प्रकार से आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष की और आपके लोकसभा जो सदस्य होते हैं उनकी जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 25 वर्ष। उसके अलावा राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनकी न्यूनतम आयु सीमा आपकी 35 वर्ष है। इसके बाद मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु सीमा आपका 25 वर्ष हो जाएगा। और उसके बाद विधान परिषद सदस्यों की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो जाएगी आपकी 30 वर्ष। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है।
इसके बाद अगला है यहाँ पे हमारा क्या है, देख लीजिए प्रश्न। एक तरफ आपको कुछ विषय दिए गए हैं और एक तरफ आपको उनका भाग दिया गया, तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पंचायतों का जो विषय है यह किस भाग में है, तो पंचायत का जो संबंध है हमारा किससे है, तो आर्टिकल हमारा भाग जो है भाग 9 से है, पंचायतों को रखा गया भाग 9 में। तो आपका पहला बिल्कुल सही दिया गया, जो हमारी पंचायतें हैं इनको भारतीय संविधान के भाग 9 में रखा गया है। उसके बाद सहकारी समितियों को किस में रखा गया है, तो जो सहकारी समितियां हैं इनको भाग 9B में रखा गया है, ये भी बिल्कुल आपका सही दिया गया है। वही निर्वाचन को जो है आपका भाग 14 यहाँ पे दिया गया, जो कि गलत है, भाग 15 होना चाहिए था। निर्वाचन को भाग 15 में रखा गया है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आपात उपबंध आपका भाग 18 में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। भाग 14 में कौन है यहाँ पे जो दिया गया है, तो भाग 14 में आपका दिया गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक तरफ आपको विषय दिए गए और एक तरफ उनकी अनुसूचियां दी गई हैं, तो आपको बताना इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको देख लेते हैं। तो भाषाओं का जिक्र हमारे किस शेड्यूल में है, किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 प्रकार की भाषाओं का जिक्र है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन अनुसूची 4 में दिया गया, आपका बिल्कुल सही, यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा। चौथी जो अनुसूची है यह किससे संबंधित है, तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। उसके बाद शपथ और प्रतिज्ञान किस में दिया गया है, किस अनुसूची में, तो शपथ और प्रतिज्ञान को दिया गया है 3री अनुसूची में, तो यहाँ पे गलत दिया गया, यहाँ पे 3री अनुसूची होना चाहिए, 3री अनुसूची। उसके बाद दल बदल विरोधी कानून को आपका 10वीं अनुसूची में दिया गया, तो आपका यह बिल्कुल सही दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया है पॉलिटी की। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।